हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ समय से हमें राजनीतिक संकट देखने को मिल रहा है और अब ये राजनीतिक संकट का जो विवाद है सुप्रीम कोर्ट के सामने भी पहुंच गया है। तो आज इस बेसिकली इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे इसी पूरे राजनीतिक संकट की और यहाँ पर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू इन्वॉल्व हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS चैनल की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं वीडियो की रूपरेखा की। तो एक बार सबसे पहले हम पूरी खबर को यहाँ पर समझने वाले हैं। खबर को समझने के बाद हम इस पूरे विवाद पर भी बात करेंगे कि विवाद क्या है, किस विषय से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर MPs को जो अयोग्य ठहराया गया है उससे जुड़े कौन से प्रावधान हमारे सामने मौजूद हैं, उन पर भी बात करेंगे और अंत में एक प्रश्न पर भी चर्चा होगी। प्रश्न जो है वो आपका प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। इसके अलावा जो पूरा टॉपिक है आज का हमारा वो GS पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे इंडियन पॉलिटी के खंड से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी पूरी खबर क्या है। खबर राजनीतिक संकट से जुड़ी हुई है और इस राजनीतिक संकट की शुरुआत दरअसल तब होती है जब हिमाचल प्रदेश में दरअसल राज्यसभा के चुनाव आयोजित हो रहे थे और इन चुनावों के दौरान एक विशेष पार्टी के जो कुछ MLA थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज थे, उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी। क्रॉस वोटिंग का मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ जो उम्मीदवार खड़ा था उसके पक्ष में मतदान कर दिया। तो इसे कहते हैं आप क्रॉस वोटिंग। तो हिमाचल प्रदेश में हमें क्रॉस वोटिंग देखने को मिली जिसकी वजह से उस पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो उम्मीदवार हार गए और दूसरी पार्टी को इसकी वजह से फायदा हुआ। इसी वजह से हमें ये जो है पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस यहाँ पर हमें देखने को मिली है। अब आगे बढ़ते हैं, विवाद का विषय क्या है, किस बात को लेकर के पूरा डिस्प्यूट है उस पर बात करते हैं। तो डिस्प्यूट बेसिकली इस बात को लेकर के है, जब हमें हिमाचल प्रदेश में क्रॉस वोटिंग देखने को मिली तो जो बागी विधायक थे उन्हें उनकी पार्टी द्वारा डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उनकी जो है MLA की सीट जो है चली गई। इसके बाद उन पर आरोप दरअसल ये लगाया गया कि उनकी ओर से पार्टी की व्हिप फॉलो नहीं की गई थी, जबकि पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने इस बात का विरोध किया। पार्टी के विधायकों का यह कहना था कि बेसिकली राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं उन चुनावों में दल बदल कानून इस तरह से लागू नहीं होता है। और ये डिसीजन उन्होंने किसका हवाला दिया? उन्होंने हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन की। कौन सा डिसीजन था? तो डिसीजन का नाम था कुलदीप नैयर बनाम संघ विवाद। तो उस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल ये कहा था, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो ओपन चुनाव होते हैं, ओपन जो बैलेट होता है उसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने मतदान किया, अपना डिसीजन दिया था। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि राज्यसभा के चुनाव के दौरान MLA अगर क्रॉस वोटिंग करते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई आप नहीं ठहरा सकते हैं। आप उनके खिलाफ पार्टी के भीतर डिसिप्लिनरी एक्शन जरूर ले सकते हैं लेकिन उनको आप डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं। जबकि पार्टी की ओर से जो आपका तर्क दिया गया, पार्टी ने इसके विरोध में ये कहा, पार्टी ने इसके खिलाफ ये कहा कि दरअसल उन लोगों को क्रॉस वोटिंग के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया था, बल्कि उन लोगों को जब बजट का पूरा डिस्कशन हो रहा था उस बजट के डिस्कशन पर उन 6 विधायकों को आपका जो व्हिप था वो जारी किया गया था और उन 6 विधायकों ने व्हिप को फॉलो नहीं किया। इसी को लेकर के बेसिकली उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया गया और उनको जो है सदन से बर्खास्त कर दिया गया, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब बागी विधायकों का ये कहना है कि दरअसल उन्हें तो इस संबंध में कोई नोटिस ही नहीं मिला, उन्हें पता ही नहीं चला कि कब बजट पर डिस्कशन हुआ, कब उन्हें बुलाया ही नहीं गया, कब उन्हें व्हिप मिली। तो इसी को लेकर के बेसिकली पूरा विवाद है और अब सुप्रीम कोर्ट में विवाद पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे विवाद पर डिसीजन लेगा कि इस पूरे विवाद में कौन सा पक्ष ठीक है और कौन सा पक्ष गलत है। चलिए ये तो हमने विवाद को यहाँ पर समझा। अब हम बात करते हैं कि आखिर यहाँ पर जो विधायकों को अयोग्य ठहराया गया है उससे कौन कौन से जुड़े प्रावधान हमारे सामने मौजूद हैं, एक बार उन पर भी बात करते हैं। इसमें से जो पहला प्रावधान है वो है आपका आर्टिकल 191 यानी कि अनुच्छेद 191। अनुच्छेद 191 को अगर आप देखें तो यहाँ पर बेसिकली कहा गया है ये आपका राज्य विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में है। क्या कहता है यहाँ पर? ये कहा गया है यहाँ पर अयोग्यता की कुछ शर्तें डिसाइड की गई हैं कि कौन सी कैटेगरी में, कौन सी स्थिति में किसी सांसद को, किसी विधायक को अयोग्य ठहराया जाएगा। बेसिकली ये जो है आपका विधायकों से जुड़ा हुआ है। तो किस स्थिति में किसी विधायक को अयोग्य ठहराया जाएगा? तब अयोग्य ठहराया जाएगा जब वो जो विधायक है वो आपका संघ के तहत या फिर आपका राज्य के तहत कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को धारण करता है, कोई लाभ का पद धारण करता है, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त होता है, अनसाउंड माइंड होता है और कोर्ट ने इस बात को डिक्लेयर कर दिया है, या फिर वो इंसॉल्वेंट होता है तब भी उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है, या फिर वो भारत का नागरिक नहीं है या किसी दूसरे देश की स्वेच्छा से नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भी उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है,
या फिर संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत उसको अयोग्य ठहराया जा सकता है। तो अब क्योंकि संसद को यह अधिकार है कि संसद इस संबंध में कानून बना सकती है, तो संसद ने कानून बनाया है। कानून का क्या नाम है? कानून का नाम है लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951। यहाँ पर बेसिकली ये कहा गया है कि यदि कोई विधायक जो है किसी ऐसे अपराध में दोषित होता है जहां पर अपराध की जो सजा है वो 2 साल या 2 साल से ज्यादा है, ऐसे मामले में अगर किसी एमएलए को सजा मिलती है तो उसकी जो सीट है वो सीट भी समाप्त हो जाएगी और वो सदन का सदस्य नहीं रह जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ अपवाद, इसके अलावा ये भी प्रावधान किया गया है कि जो कारावास की अवधि है उसके अतिरिक्त 6 साल के लिए जो है वो और ज्यादा अयोग्य हो जाएगा, यानी कि 6 साल के लिए अतिरिक्त वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो टोटल 8 साल के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ अपवाद भी मिलेगा। अपवाद बेसिकली 3 महीने का दिया गया है, यानी कि जब आप दोष सिद्ध होते हैं, जब आपको कोर्ट सजा देती है उसके 3 महीने के बाद तक आप जो है अपनी सीट नहीं खोते हैं, आपकी सीट बनी रहती है, आप सदन के सदस्य बने रहते हैं और आपको जो डिसीजन दिया गया है उस डिसीजन को आप अपर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 महीने के बाद भी डिसीजन आपके फेवर में नहीं आता है तो आपकी सीट चली जाएगी और सीट जाने के साथ साथ आपको बेसिकली सजा भी होगी और आप अयोग्य भी ठहराए जाएंगे। इसके अलावा कुछ प्रावधान आपको दल बदल अधिनियम में भी देखने को मिलते हैं और दल बदल अधिनियम भारतीय संविधान में कहां पर है ये आप जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ आपको संविधान में कहां मिलेगा और एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है। एंटी डिफेक्शन लॉ बेसिकली कुछ शर्तें निर्धारित करता है, अगर आप उन कैटेगरीज में आ जाते हैं तो आपकी सीट जो है चली जाती है। क्या क्या कैटेगरी है? तो सबसे पहले है कि यदि स्वेच्छा से आप उस दल की सदस्यता को त्याग देते हैं जिस दल से आप चुने गए थे, तो भी आपकी जो सीट है वो खाली हो जाती है, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इसके अलावा यदि दल द्वारा दिए गए किसी निर्देश के विपरीत आप सदन में मतदान करते हैं या फिर आप मतदान से अनुपस्थित रहते हैं तो भी आपके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है, आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, जैसे कि हमें मौजूदा मामले में देखने को मिला। वहां पर कार्यवाही किस बात को लेकर की गई? वहां पर मतदान में अनुपस्थित रहने को लेकर के कार्यवाही की गई है। इसके अलावा यदि कोई स्वतंत्र रूप से जो निर्वाचित सदस्य है, जो इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर है, अगर वो किसी राजनीतिक दल का हिस्सा बन जाता है तो भी उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। और यदि अगर कोई नामित सदस्य है, कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, तो उस नॉमिनेटेड मेंबर को 6 महीने का समय दिया जाता है कि वो 6 महीने के भीतर किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो सकता है। और अगर वो 6 महीने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होता है तो भी उसकी सीट जो है जा सकती है। तो ये बेसिकली हमने कुछ शर्तों की यहाँ पर बात की, तो इस पूरे टॉपिक को यहाँ पर हमने समझ लिया है। अब अंत में इस पूरे टॉपिक से जुड़े एक सवाल पर भी बात हो जाए। सवाल आपका प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि दल बदल कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत नामांकित सदस्यों को किसी राजनीतिक दल में शामिल होने के लिए कितना समय दिया जाता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 महीने, ऑप्शन बी 4 महीने, ऑप्शन सी 6 महीने या फिर ऑप्शन डी 8 महीने। तो इसका जो सही जवाब है वो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और बहुत आसान सा सवाल है, सवाल का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।